नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने फिर एक बार देश के दुश्मनों को खुली चेतावनी दी। दिल्ली में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने 22 मिनट में दुश्मन को घुटने पर ला दिया। तो दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा, यह कहा पीएम मोदी ने। भारतीयों का खून बहाने वालों को नहीं बख्शेंगे। भारत का सख्त रुख दुनिया के सामने आया। आतंक पर भारत का सख्त रुख दुनिया के सामने है। 22 मिनट में दुश्मन को घुटने पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले पीएम मोदी, दुनिया ने हाल ही में भारत का सामर्थ्य देखा। ये हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक जारी है और उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत इन राज्यों के डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्री भी इस वक्त शामिल हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक चल रही है। 4 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये अहम बैठक इस वक्त जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने डिप्टी सीएम्स और मंत्री के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक की अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वाराणसी से। उन्हीं का रुख कर लेते हैं चर्चा के लिए। उपेंद्र, इस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्देश्य क्या है? 4 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों समेत कुछ सीमा विवाद हैं और बहुत कुछ सामंजस्य से जुड़ा हुआ है और वाराणसी का चयन किया गया इस बैठक के लिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले ये इसका विषय क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं, वो बताने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि पहला सत्र जो था वो मीटिंग का खत्म हो गया है। इस वक्त दूसरे सत्र की बैठक चल रही थी। 2 सत्रों में ये मीटिंग होनी थी। दूसरे सत्र की मीटिंग अब शुरू हो गई है। उसको मीटिंग शुरू हुए आधे घंटे हो गए हैं। कुछ देर बाद करीब ये माना जा रहा है 1:30 बजे तक ये
मीटिंग खत्म होगी 1:30 से पौने 2 के बीच में। उसके बाद फिर लंच रखा गया है और लंच के बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना होंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम, बाकी 3 राज्यों के सीएम भी जाएंगे। अब इस मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का एजेंडा क्या है मुख्य रूप से? वैसे तो एजेंडे के कई सारे मुद्दे हैं, चूंकि मध्य क्षेत्रीय बैठक का एक जो एजेंडा होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो पहले से तय होता है। उसमें पर्यावरण है, सहकारिता है, उसमें पानी का विवाद है, उसमें सीमा का विवाद है, उसमें कानून व्यवस्था होती है, उसमें जो वन क्षेत्र होता है, इसके अलावा नक्सल जो होते हैं, यानी कि जो गृह विभाग से सीधे जुड़े हुए मसले होते हैं, तो वो मसले भी हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसमें 2-3 मसलों पर जो है आज चर्चा हुई है। पहला जो सीमा विवाद है, मसलन जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही राज्य थे, बाद में 2 अलग राज्य बने। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पहले एक राज्य, 2 बाद में अलग राज्य बने। लेकिन राज्य अलग हो जाने के बाद बहुत सारी संपत्ति थी जिनका बंटवारा नहीं हो सका, जिसे हम संपत्ति विवाद की श्रेणी में रखते हैं। तो वो मसलन कौन कौन से विभाग हैं? जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे भवन हैं जो विभाजन के पहले के हैं, यानी कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विभाजन के पहले के हैं। उन भवनों का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से भोपाल और रायपुर दोनों, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके से मसले हैं। तो पहला सीमा, दूसरा पानी का जो मसला है, पानी का मसला, जो नदियां हैं जो दोनों राज्यों से या 3 राज्यों से बहकर गुजरती हैं, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी है, कुछ जगह केन नदी है, तो वो साथ में बहती है। तो वहाँ कुछ मसले क्या हैं? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत सारी नदी है, जैसे कि जो बरेली वाला क्षेत्र है, यानी कि जो रुहेलखंड वाला इलाका है, रुहेलखंड और मुरादाबाद वाला इलाका जो उत्तराखंड से सटता है, पीलीभीत वाला, वहाँ कुछ ऐसे मसले हैं। तो इन तमाम सारे मसलों पर चर्चा और इन सबकी जो पूरा क्योरी है, डाटा है, वो उस प्रदेश के मुख्य सचिव यानी कि CS लेकर आए हैं। कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से DGP भी मौजूद है। मुख्यमंत्री चूंकि इसके पूरे मेजबान है। अब बात करते हैं दूसरे सत्र की मीटिंग में। तो दूसरी सत्र की पहले सत्र की मीटिंग में एजेंडे पर चर्चा हुई, दूसरी सत्र की मीटिंग पर समाधान पर चर्चा होगी, उनके सॉल्यूशन पर चर्चा होगी। ये मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी तो वो देहरादून में हुई थी और उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, वहां के गृह मंत्री शामिल हुए थे। इस बार सिनेरियो बिल्कुल बदला है, बीजेपी के पूरे पक्ष का सिनेरियो है, चारों राज्यों में बीजेपी की हुकूमत है। तो ऐसे में इस बार इस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि जो इस मीटिंग का लब्बो लुआब निकलेगा, वो इस बार नतीजे में बदला जाएगा, ये पूरा यकीन है, क्योंकि सभी चारों राज्यों पर बीजेपी की हुकूमत है। अब अंतिम आपका सवाल कि इसके लिए वाराणसी को क्यों चुना गया? वाराणसी को इसलिए चुना गया क्योंकि अब तक ये हमेशा राजधानियों में बैठक होती आई है। वाराणसी चुनने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि जो देश की उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है, जो धार्मिक राजधानी है, उस पर भी ये मीटिंग हो सकती है। विकास जब केवल राजधानी तक सीमित ना हो, बड़े वहाँ के दूसरे शहरों पर ही सीमित हो, ये दूसरी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देखें, दूसरे प्रदेश के जो सीनियर अधिकारी आई हैं वो भी देखें। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ ही सब कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में बनारस, गोरखपुर जैसे शहर भी बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए बनारस को चुना गया है और जहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया। इटावा में कथावाचक के अपमान के मामले में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस घटना के बाद अखिलेश यादव के PDA वाले बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पलटवार किया। उनके मुताबिक अखिलेश यादव समाज को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। PDA का नाम देके वो गुमराह करेगा। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करेगा, निश्चित तौर से इस तरह की घटना स्वीकार नहीं है और जो भी करेगा उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। रही बात PDA की, शायद अखिलेश को नहीं मालूम कि आज देश में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बैकवर्ड कमीशन बनाया और आज बैकवर्ड कमीशन के बाद आज बैकवर्ड्स को जो उनकी सुविधाएं हैं, नौकरियां हैं, सब उपलब्ध हो रही हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने को हैं और बीजेपी नेताओं ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको लेकर तीखा प्रहार किया है।
मैं तो उस वक्त 16 साल का 17 साल में ही मुझे जो है वो आपातकाल में जो है वो जेल के शिक्षों में रहना पड़ा। किस लिए रहना पड़ा कि उस वक्त जो लोकतंत्र और जो पर जो है वो प्रहार किया जा रहा था कांग्रेस के और उस समय की सरकार के ज़रिए, उस जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में, समग्र क्रांति आंदोलन के हम सब हिस्सेदार भागीदार थे। और जो जुल्म और जुर्म का जो एक दौर था वो उसको सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने लोगों के नाखून, कितने लोगों के जो है वो बाल खींच लिए गए, नाखून खींच करके उनको जो है प्रताड़ित किया गया। हफ्तों जो है हमें खुद जो है हमारे साथ जो है वो जुल्म जुर्म हुआ उस दौरान, फिर जेल के शिक्षों में डाला गया। तो एक बहुत भयानक स्थिति थी। लेकिन एक बात सही है, मैंने बार बार ये कहा है कि इन तमाम ज़रा के अराजकता, अहंकार, जुल्म और जुर्म और अपराध के बावजूद जो भारत के लोगों के लोकतंत्र का जुनून और जज्बा था वो कमज़ोर नहीं होने पाया। सीएम योगी आज गाजीपुर के दौरे पर जाएंगे। यहां सीएम योगी जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे और इसके बाद वो राइफल क्लब जाएंगे, मंत्रियों अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी गाजीपुर जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजीपुर में आगमन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गाजीपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। तकरीबन दोपहर में 3 बजे उनका गाजीपुर पुलिस लाइन में हेलीपैड पर आगमन होगा, जिसके बाद वो कार के जरिए गाजीपुर के इस राइफल क्लब में आएंगे, जहां पर वो अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। जिले की विकास कार्यों और जो योजनाएं चल रही हैं उसकी सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण खबर। दिल्ली में एटीएफ यानी कि विमान में डाले जाने वाले फ्यूल की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट सेल को यह कामयाबी मिली है। गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग हिरासत में हैं। मुंडका इलाके में बने एक गोदाम से 72,000 लीटर एटीएफ, 3 टैंकर, 2 पिकअप, फर्जी डिप रॉड, डुप्लीकेट मास्टर चाबी और करीब 1 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। एचपीसीएल के असौड़ा डिपो बहादुरगढ़ से एटीएफ की आईजीआई एयरपोर्ट के लिए डिलीवरी के दौरान एटीएफ की चोरी होती थी और टैंकर को मुंडका के गोदाम में लाकर एक्सक्लूसिव चाबी की डुप्लीकेट चाबी से टैंकर को ये खोलते थे और फर्जी डिप रॉड से ऑयल को पूरा दिखाया जाता था। चोरी किए गए एटीएफ को एमटीओ बताकर खुले बाजार में बेचा जाता था और यह गिरोह 3 साल से सक्रिय था। हर दिन करीब 5,000 लीटर एटीएफ चोरी किया जाता था। हर महीने तकरीबन 1.5 लाख लीटर एटीएफ चोरी होता था। आपको बताते हैं टैंकरों से कैसे चोरी होता था हवाई जहाजों में डालने वाला तेल। एटीएफ को एचपीसीएल असौदा डिपो बहादुरगढ़ से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाता है। डिलीवरी के दौरान एटीएफ लाने वाले टैंकर के जीपीएस सिस्टम में हेराफेरी करके टैंकर्स को मुंडका के गोदाम में लाया जाता था, जहां टैंकरों को जो टैंकर्स का लॉक था उसको डुप्लीकेट चाबियों से खोला जाता था। एयरपोर्ट पर नकली डिप रॉड का इस्तेमाल कर टैंकर में तेल की मात्रा को सही दिखाया जाता था। चोरी किए गए एटीएफ को खुले बाजार में मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल के नाम पर बेचा जाता था। मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल आमतौर पर स्याही और पेंट उद्योग में इस्तेमाल होता है। दिल्ली पुलिस ने तेल चोरी के इस खेल से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें गोदाम मालिक, टैंकरों का मालिक, टैंकरों के ड्राइवर और हेल्पर शामिल है। कानपुर से खबर है, जहां पूल पार्टी के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के दोस्तों ने बताया कि देर रात पार्टी करने से रेस्टोरेंट गए थे और वहां पूल में नहाने के दौरान शिखर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला थाना प्रभारी ने बताया कि स्विमिंग पूल में करीब 4 फीट तक पानी रहता है, जिसमें शिखर अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था। घटना चकेरी थाना क्षेत्र की है।
अलीगढ़ के अतरौली तहसील में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां अमीन पद पर तैनात रमेश नामक कर्मचारी ने मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ में हेराफेरी करके फर्जी तरीके से रिटायरमेंट को टाला और 3 साल से ज्यादा समय तक नौकरी करता रहा। इस दौरान वो वेतन भी उठाता रहा। आरोप के मुताबिक उसने बाबू की मिलीभगत से मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ बदलवाकर सेवा अवधि बढ़वा ली। ये पूरा फर्जीवाड़ा नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एडीएम की आंखों के सामने होता रहा और किसी को भी भनक तक नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके एक सहयोगी ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत आला अफसरों को दी और इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। एक संग्रह विभाग में कोई कर्मचारी है तो उसके द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है नौकरी की जा रही है, जिसके क्रम में उनको एसडीएम साहब को बता दिया गया कि एक नोटिस दे करके उनका पक्ष जान लीजिए, सुन लीजिए। अतः ये कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है। अगर जैसे रिपोर्ट आती है उसी के हिसाब से उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी।